साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 देशों की यात्रा में वो कौन कौन सी बड़ी डील करने वाले हैं, जिसमें विशेष तौर से यूएई के बारे में हमने चर्चा करी थी कि यूएई और भारत के बीच में कौन सी डील हुई है। ऐसे ही अब प्रधानमंत्री मोदी नेदरलैंड्स की यात्रा पर गए हुए हैं, जहां पर भारत ने कई ऐसी डील्स करी हैं जो आने वाले समय में भारत को कई संकटों से निकालेंगी और साथ ही भारत को सुपर पावर बनने में मदद करेंगी। वो कौन सी डील्स हैं, भारत के लिए कौन सा ऐसा ट्रंप कार्ड मोदी जी ने खेल दिया है जो ट्रंप खुद नहीं खेल पाए, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे एक ऐसी डील की जो भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रंप चाइना गए थे और चाइना से डील कर रहे थे कि आप हमें सेमीकंडक्टर चिप्स बना के दे दो, हम उनको मॉडिफाई करके एआई कंपोनेंट्स में लगा करके या स्मार्ट चिप्स बना करके अपने फ्यूचर टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे। साथ में ये भी कह दिया कि हम चाइना को नहीं देंगे, लेकिन मतलब चाइना से रॉ मटेरियल लेकर के अपनी चीज़ों को बढ़िया करके तुम चाइना को ही नहीं दोगे, तो वो डील अभी अटक गई है। हालांकि जो यूएसए है वो ताइवान से सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स लेता है। भारत की भी बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा ताइवान से, चाइना से और साउथ कोरिया से सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट कर रहा है। अभी भी दुनिया में चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ये 4 बड़े देश हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स दुनिया में सप्लाई करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं उससे पहले कि जिससे आपको ये पता चले कि भारत क्यों ऐसा कर रहा है, तो भूमिका बनेगी। देखिए, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आया हूं हर चीज़ का, पर पहले एक बात जानिए। आज ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जरा सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया फ्यूल प्राइसेस को लेकर के, फ्यूल की सप्लाई को लेकर के। कल को हो सकता है चाइना कोई ऐसी हरकत कर दे कि हम चाइना से चीज़ें इंपोर्ट ना कर पाएँ। कुछ भी हो सकता है, चाइना किसी भी तरह से ब्लैकमेल कर सकता है। और चाइना एक ऐसा देश है जो आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। चाइना ही एक ऐसा देश है जो ज़्यादातर चीज़ें यूरोप को इंपोर्ट कर रहा है। चाइना से ही टेक्निकल चीज़ें भारत में इंपोर्ट हो रही हैं और अन्य जगहों पर भी हो रही हैं। मैं इन 2 जगह की बात करूंगा। पहले मान लो कल को चाइना भी ईरान की तरह कोई तेवर दिखा दे कि साहब नहीं दे रहे हम, कर लो क्या कर लोगे, तो दुनिया वैसे ही ठप्प पड़ जाएगी। फिर तो इंटरनेट भी ठप पड़ जाएगा, टेक्निकल एस्पेक्ट सब के सब जो है ब्लॉक हो जाएंगे वहीं के वहीं। तो यूरोप को यह ज़रूरत है कि चाइना की जगह किसी और को देखा जाए। तो यूरोप चाइना की जगह अब, या चाइना के साथ साथ भारत को भी देख रहा है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा जो चाइना को रिप्लेस कर देगा। और भारत खुद भी चाइना की जगह अब अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब देख रहा है कि भैया अब हमें ना चाइना पे डिपेंड होना, ना ताइवान पे डिपेंड होना, खुद ही करेंगे जो करेंगे। इसलिए जो गलती ट्रंप ने करी है वो हमने नहीं करी। ट्रंप चाइना के पास जाकर के कहता है कि हमें चिप्स बना करके दो ना, भारत गया नेदरलैंड्स, भारत नेदरलैंड से कहता है कि हमें वो मशीन्स दे दो जो चिप्स बनाती हैं, हमारे इंजीनियर्स को वो टेक्नोलॉजी सिखा दो जिससे चिप्स बनती हैं, हमारे इंजीनियर्स के साथ कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट कर लो जिससे आने वाले समय में इसमें हम थोड़ी बेहतरी कर सकें। उन्होंने कहा है नेदरलैंड्स ने कि हम पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सिखा दो, बाकी तो हम देख ही लेंगे। तो भारत धीरे धीरे अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर मिशन चला रहा है, जो 2021 में भारत ने 1.0 स्टार्ट किया था और अब सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चल रहा है, जिसके चलते भारत में 10 ऐसी जगहों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पर भारत खुद ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। इसमें अब जो नेदरलैंड्स है वो भी भारत की मदद करेगा, पहले भी कर रहा था, अब और करेगा बड़े स्तर पर। और भारत में ढोलेरा नाम की जगह है जो कि गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद के पास एक जगह है ढोलेरा, वहाँ पर एक छोटा सा एक पूरा क्षेत्र बनाया जा रहा है जिसे एक तरीके से हम मिनी जापान कह सकते हैं। जैसे जापान है बिल्कुल स्मार्ट, पूरा जापान ही स्मार्ट है। यहाँ अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में एक जगह एक्वायर की गई है जो 30 किलोमीटर चौड़ी एक तरफ से और 30 किलोमीटर चौड़ी दूसरी तरफ से है। लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप्स, अलग अलग और आईटी के कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। ये पूरा जो एनवायरनमेंट होगा सब कुछ डिजिटल यहाँ पर होगा, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, जितनी भी बिजली यहाँ पर उत्पादित होगी सब ग्रीन एनर्जी होगी। और इस तरह से पूरा एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसे दिल्ली से, मुंबई से और बड़े बड़े महानगरों से जोड़ा जाएगा एक्सप्रेसवेज और बुलेट ट्रेन के ज़रिए, जिससे पूरा देश इस हब से कनेक्ट हो सके। इसको बनने में अभी और टाइम लगेगा, लंबे समय से प्रोजेक्ट कागज़ पे था, अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर का हब भी यहाँ पर तैयार होगा, जिसमें नेदरलैंड्स हमारी मदद करेगा।
ठीक है जी। तो एक बड़ी डील तो हमने ये करी है। अब आप कहेंगे कि भाई ये चिप्स के बारे में और कुछ बताइए, क्या होता है। देखो, चिप्स बनाने में नंबर 1 है ताइवान, याद रखना। और चिप्स बनाने वाली मशीन बनाने में नंबर 1 है, या कहें कि एकमात्र जो कंपनी है वो नेदरलैंड्स की है, जो मशीन्स बनाती है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है। इसलिए वो अपनी ये टेक्नोलॉजी किसी को देती नहीं है। जरा सा देश है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ लगे हाथ, मैंने पहले भी कभी जिक्र किया है उसका। देखिए, चाइना की बुरी नज़र रहती है हमारे अक्साई चीन पर, जिसे वो अभी अक्साई चीन कह रहा है, इस वाले पोर्शन पर बुरी नज़र है। और चाइना बड़ी आसानी से अक्साई चीन वापस हमें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं सेमीकंडक्टर वेफर से। और ये जो वेफर है, ये वेफर बनता है, वेफर यानी कि एक टुकड़ा टाइप का, ये टुकड़ा बनता है सैंड से। इसमें सैंड इस्तेमाल होती है। और एक 30 सेंटीमीटर का सेमीकंडक्टर वेफर बनाने के लिए करीब 10,000 लीटर स्वच्छ पानी चाहिए होता है, जो ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी होता है, पिघली हुई बर्फ होती है, वही वाला पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो चाइना को ये क्षेत्र गिफ्ट कर दिया था, हमारा क्षेत्र कब्जा के, हमारा ही क्षेत्र चाइना को गिफ्ट किया है। इस क्षेत्र में लगभग 250 के आसपास ग्लेशियर्स हैं, जिसका पिघल करके पानी आगे बढ़ता है। इन ग्लेशियर्स के पानी का इस्तेमाल करता है चाइना, क्योंकि उसकी नदियां अब इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं कि वहाँ का पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए इन ग्लेशियर्स का इस्तेमाल करता है, इस सैंड का इस्तेमाल करता है, और बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर वेफर बनाता है, जो आगे जाकर के चिप्स बनती हैं और IT डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं। इसलिए ये क्षेत्र चाइना की नज़र में इस तरह से बसा हुआ है कि चाइना इसे छोड़ता नहीं है। गलवान कॉन्फ्लिक्ट हो, समय समय पे आंखें दिखाना हो, चाइना इसलिए ही ये सब करता है। ठीक है। उसी तरह से भारत, चूंकि इस पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है, बाद में देखेंगे कैसे अक्साई चीन को वापस हथियाना है, लेकिन भारत अभी ये देख रहा है कि चाइना के विकल्प के तौर पर सेमीकंडक्टर चिप्स का हब हम बन जाएं। और दुनिया में अलग अलग देश सेमीकंडक्टर को लेकर के क्या क्या करते हैं, उसकी भी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो ताइवान है, ये फैब टेक्नोलॉजी, फैब यानी कि वो फैक्ट्री जहाँ पर चिप्स बनती हैं, इसमें एक्सपर्टीज हासिल किए हुए है। US माइक्रोन इन्वेस्टमेंट AI डिफेंस चिप कॉर्पोरेशन में महारत हासिल किए हुए है। चिप बना करके उसको AI के लायक कैसे बनाना है, इसमें US महारत हासिल किए हुए है। नेदरलैंड्स ASML लिथोग्राफी मशीन्स, ये ASML नाम की कंपनी है जो लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, जो चिप्स बनाती है, इसमें नेदरलैंड्स नंबर 1 है। जापान, ये रेनेसास पार्टनरशिप सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को फैसिलिटेट करता है। साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कॉर्पोरेशन, इसके यहाँ सब कुछ होता है, मतलब एक्सपर्टीज किसी में नहीं है, बनाता है बड़े स्तर पर। इजराइल चिप डिज़ाइन और स्पेशलिटी सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज, ये चिप डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज में भी काम कर रहा है। अगर इधर से बात करें, हमारे देश की बात करें, तो एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग हम ले रहे हैं ताइवान से, मेमोरी चिप साउथ कोरिया से, लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स चाइना से ले रहे हैं, बनाता भी है। चिप डिज़ाइन और AI प्रोसेसर्स US से, मटेरियल एंड इक्विपमेंट जापान से, लिथोग्राफी मशीन्स नेदरलैंड से। हर किसी का अपना अपना एक्सपर्टीज है और भारत हर किसी से अलग अलग तरह की डील करने का प्रयास कर रहा है। तो हमने इनसे ये डील अभी कर ली है कि भैया हमारे यहाँ आकर के हमारे लोगों को सिखाओ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिथोग्राफी मशीन्स दो, हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट करो, और धोलेरा प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट है, इसमें आकर के पैसा लगाओ। इसमें ये लोग मान गए हैं। ठीक है। अब आते हैं अगली चीज़ पर, जो है आपका नेदरलैंड्स का एक बड़ा ही अच्छा मॉडल है, जिसमें नेदरलैंड्स अपने यहाँ बाढ़ नहीं आने देता, पानी को भरने नहीं देता, और पानी की हर समस्या से निजात पा चुका है। ऐसी टेक्नोलॉजी नेदरलैंड्स के पास है। नेदरलैंड्स जो नाम है, इसका मतलब ही होता है पानी में डूबा हुआ लैंड। नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री रही है जिसका 1/4 हिस्सा पानी में ही डूबा रहता था। जी देखिए, देखो, पहले मैं आपको ये दिखा चुका हूँ कि यूरोप का एक छोटा सा देश है नेदरलैंड्स। इस नेदरलैंड्स को अगर आप गौर से देखोगे तो ये अभी इसका मैप है। इस मैप को अगर थोड़ा सा पुराने मैप से कंपेयर करोगे तो ये पहले का नेदरलैंड्स है, जिसमें आप देख रहे हो 1/4 एरिया इसका पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। इसने धीरे धीरे इसमें अपनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए इसमें लैंड फिलिंग स्टार्ट करी, और करते करते आज इसका मैप ये हो गया है, केवल इतना हिस्सा जो है पानी का अलग है। ये लोग डैम्स बनाते हैं, डाइक्स बनाते हैं, इस तरह से पूरा चैनलाइजेशन करते हैं पानी का कि पानी स्टोर हो ही नहीं पाता। अगर आपको तस्वीर देखनी है तो ये देखिए, ये पूरा शहर बसा हुआ है, और देखो बीच में ये आपको कैनाल्स दिख रही हैं, नाले टाइप के चौड़े चौड़े। ये नाले नहीं है, ये समुद्र का पानी कभी कभार
बाढ़ के रूप में आ जाता है, ये नदियों में उफान आ जाता है। तो यहाँ पहले पानी भर जाता था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, समुद्री किनारे बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं जिससे समुद्र के पानी को उधर नहीं आने देना है। इधर नदियों के पास डैम बना दिए हैं जो नदियों के पानी को उधर नहीं आने देते। और अगर गलती से थोड़ा बहुत पानी आ भी जाता है तो बड़ी बड़ी मोटर्स लगा रखी हैं बीच में जो पानी को तुरंत वापस फेंकते रहते हैं, तो नदियों में या समुद्र में। और फिर भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो उनको इस तरह से कैनाल्स के जरिए आगे बढ़ा दिया जाता है और समुद्र में जोड़ दिया जाता है आगे जाकर के। मतलब किसी भी तरह से पानी इतना स्टोर नहीं होगा कि आपको डुबो दे। ये टेक्नोलॉजी इनके पास है। डाइक्स का मतलब यही होता है, ये जो आप देख रहे हो ये कैनाल टाइप का, ये डाइक्स है। अब आप कहोगे ठीक है, ये टेक्नोलॉजी भारत क्या लेने गया था? जी हाँ, भारत भी अपने यहाँ पर इस तरह का पूरा एक सिस्टम बना रहा है जो बनाएगा गुजरात के पास। गुजरात का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ खंबात में जो ये वाला पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में हम यहाँ कई सारे डैम्स लगाएंगे, कई सारे कैनाल्स बनाएंगे, कई मोटर्स ऐसी लगाएंगे जो यहाँ पर आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाएगा। आप गुजरात में कई बार सुने होंगे बाढ़ आ जाती है, कई बार इस गुजरात के इधर जो महाराष्ट्र की साइड वाला सेक्शन है यहाँ बाढ़ आ जाती है। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है ये नदियाँ। इधर आप देखें तो तापी आ रही है, नर्मदा आ रही है, माही आ रही है, साबरमती है, भोगवा है, ठीक है, और शेत्रुंजी है, ये भिकाड़ा है, और वो क्यों नहीं दिख रही मुझे, चलिए इतनी नदी काफ़ी है समझने के लिए। ये सारी नदियां चूंकि इस पोर्शन में आके गिर रही हैं तो इस पूरे पोर्शन में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। और इधर समुद्र का उफान, तो ये पूरा पोर्शन बड़ा सेंसिटिव बन जाता है। इस पूरे पोर्शन को नेदरलैंड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम फ्लड प्रूफ, वाटर प्रूफ बनाएंगे। और अगर टेक्नोलॉजी हमको आगे भी किसी देश के कॉर्नर में सेट करने का मौका मिलता है तो वहाँ भी हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाढ़ प्रोन एरियाज़ को बचा पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ कई सारी नदियाँ आ रही हैं, ऐसे ही नेदरलैंड्स में होता है। नेदरलैंड्स में भी कई नदियाँ हैं जो यूरोप की नदियाँ हैं जो नेदरलैंड्स होती हुई समुद्र में जाके गिरती हैं। जैसे एक बड़ी नदी है राइन नदी, आपने सुना होगा, ये आगे जाकर के 2 हिस्सों में बढ़ जाती है वॉल नदी में, और छोटी छोटी कई इसकी शाखाएं निकल जाती हैं जो नेदरलैंड्स को फ्लड प्रोन बना देती हैं और इधर से पानी आता है। ये क्षेत्र कौन सा है? ये वाला है। देखिए, देखो यहां से नदियां जाती हैं, ये राइन नदी जा रही है, ये 2 हिस्सों में बट गई, ठीक है, ये फिर और हिस्सों में बट गई। तो ये नदियां यूरोप की जो है यूरोप की, लेकिन नेदरलैंड्स होती हुई समुद्र में जाके गिरती हैं ऐसे। राइन नदी जिसमें से एक बड़ी नदी है। तो नेदरलैंड्स लगातार नदियों का भी पानी झेल रहा था और इधर से समुद्र के पानी का उफान भी झेल रहा था, और उसने विद द टाइम अपने आप को इस लायक बना लिया है। तो ये टेक्नोलॉजी भी सीखने मोदी जी नेदरलैंड्स गए थे। इसके साथ ही अगली बात देखो, ये मैंने आपको बताया, हाँ, गुजरात में जो ये गल्फ ऑफ खंबात में बनाने वाले हैं पानी की टेक्नोलॉजी वाला, इसे बोलते हैं कलपासार प्रोजेक्ट। ये 30 से 34 किलोमीटर डैम बनाएगा गल्फ ऑफ खंबात के पास। 2200 स्क्वायर किलोमीटर फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाएगा, जलाशय जहाँ पानी भंडार किया जा सकता है। 2200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया लगभग 46 किलोमीटर ऐसे, 46 किलोमीटर ऐसे, इतना लंबा क्षेत्र है ये, ठीक है। तो इन सब को यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ये पूरा क्षेत्र है, समझ गए आप। अब आपको हाँ एक चीज़ और बता दूं, सेमीकंडक्टर में मैं आपको बता रहा था, इंडिया में सेमिकॉन हुआ था 2022 में। सेमिकॉन यानी कि एक तरह से एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की जाती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाता है, लोगों को सेमीकंडक्टर के लिए प्रेरित किया जाता है कि आइए यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज स्थापित कीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये किया था, और किया क्यों था क्योंकि भारत ने 2021 में अपने यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में किया था, और इसमें लगभग 76,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले भारत सरकार ने दिया था। हमने कहा कि देखो हम 76,000 करोड़ लगा रहे हैं, हमारा ये प्लान है, आओ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो दुनिया से, हमने कहा। तो दुनिया के लोग आकर के हमारी इन्वेस्टमेंट करने लगे, और करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आया था। लेकिन अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रहा था, डिज़ाइंस आ रहे थे,
लोगों ने बताया कि हम आपकी ये मदद कर देंगे, हम आपकी ये मदद कर देंगे, हम ये कर देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर जब इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आ गया, सब जगह फिक्स हो गया कहाँ पे प्लांट लगेंगे, कौन टेक्नोलॉजी देगा, किस तरह के प्लांट लगेंगे, उसके बाद फिर हमने इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये हमने अभी स्टार्ट किया है और इस साल के बजट में हमने इसमें 1000 करोड़ रुपए और दे करके इसको आगे बढ़ाया है, जिसके तहत 10 ISM प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे जिनकी टोटल कीमत होगी 1,60 लाख करोड़ रुपए, जो कि 6 अलग अलग स्टेट्स में प्लांट्स लगाएंगे। समझ रहे हैं आप, 1,60,000 करोड़ रुपए से 6 स्टेट्स में टोटल 10 बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे जहां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर बनेगा। दुनिया के देश भारत में सेमीकंडक्टर हब क्यों बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि चाइना का रिप्लेसमेंट ढूंढना है। चाइना कल को हमें ब्लैकमेल करे, दुनिया को ब्लैकमेल करे, तो दुनिया के पास चाइना के अलावा भी भारत नाम का एक विकल्प होना चाहिए। ताइवान पर रिलाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि आने वाले समय में चाइना ताइवान को हत्या लेगा, इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा मत फंसाओ। ये है पूरी कहानी, ठीक है। तो इसमें भारत बड़े स्तर पर कर रहा है। 2023 में जो हम सेमीकंडक्टर मार्केट था, जो भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2023 में $38 बिलियन का था, 2024-25 में 45 से 50 बिलियन डॉलर का हो चुका है और 2030 तक हमें उम्मीद है कि 100 से 110 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। इस लेवल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मोदी जी नेदरलैंड्स गए थे। जो लोग पूछ रहे हैं ना 5 देशों की यात्रा पे क्यों निकले हैं, हमसे तो कह दिया है कि विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम यूज़ करो, खुद घूम रहे हैं। घूम नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना मैं आपको बता चुका। इसके बाद तो सेमीकंडक्टर वाला बता दिया और फ्लड टेक्नोलॉजी, फ्लड से कैसे बचें वो बता दिया। अब तीसरी बड़ी चीज़ जो मोदी जी नेदरलैंड्स में करने गए उस पर आइए, ग्रीन हाइड्रोजन। जी हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन। भारत ने अपने यहाँ एक मिशन चलाया था 2023 में, नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके तहत हम धीरे धीरे अपने यहाँ पर हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे, या हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने का हम कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल किस तरह से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े बड़े देशों के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक आप क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आप दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे और तब तक आप दूसरे देशों में हुए युद्धों के प्रभाव को झेलते रहेंगे। अगर आपको सबसे कट ऑफ करना है तो आप अपने यहाँ की एनर्जी खुद बनाइए, चाहे वो कोयले की हो, कोयला तो ख़त्म होने वाला है, तो क्या करें, तो फिर आप सोलर एनर्जी बनाइए, विंड एनर्जी बनाइए, ग्रीन एनर्जी में हाइड्रोजन एनर्जी है। तमाम तरह के भारत के पास ऐसे विकल्प हैं कि भारत अगर इन सब विकल्पों को, न्यूक्लियर एनर्जी अगर अपना ले तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसलिए भी मोदी जी बाहर निकले हैं। अभी स्वीडन जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, यहाँ देखना स्वीडन में वो डील करके आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के बैटरीज तक सभी तरह की अलग अलग आप टेक्नोलॉजीज़ को भारत में आते देखेंगे। मोदी जी स्वीडन में डील करेंगे कि हम अपने यहाँ पर ई व्हीकल की क्वालिटी को और कैसे बढ़ाएं, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने यूए की विजिट में बता दिया कि नेदरलैंड जा करके देखना सेमीकंडक्टर का काम करेंगे और वही चीज़ निकल के सामने आ रही है। उसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी का, तो इसमें होता क्या है, इसमें आपका जैसे जो धुआं निकलता है, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में, यहाँ पर जो अवशेष निकलता है वो पानी होता है, ठीक है। नेदरलैंड्स ही क्यों गए हैं? क्योंकि दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जो इस सेक्टर में बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं साहब? एक यूएस है, जहाँ पर कैलिफोर्निया फ्यूल सेल पार्टनरशिप इस चीज़ में आगे बढ़ करके काम कर रही है और 1000 हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बना चुकी है और 1 मिलियन जीरो एमिशंस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना चुकी है, जो 2030 तक इनकी सड़कों पर आ जाएंगे। अभी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। व्हीकल बना चुके हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। इसके बाद अर्जेंटीना है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके साथ नेदरलैंड्स है, और नेदरलैंड्स देखना, द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड पावर प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड इन द नेदरलैंड्स, यानी दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड पावर प्लांट नेदरलैंड्स में बन रहा, पावर प्लांट। तो सोचो हमारे यहाँ ऐसे पावर प्लांट अगर बन गए, ये बड़े बड़े प्लांट्स हमारे यहाँ कोयले पर चलने के बजाय या डीजल पेट्रोल या तेल की एनर्जी पर चलने के बजाय अगर हाइड्रोजन से चलने लग जाएं तो आनंद आ जाएगा। रही बात यूरेनियम की, यूरेनियम से भी हम चलवा सकते हैं, लेकिन यूरेनियम हमारे पास लिमिटेड है,
बाहर से लिमिटेड हमारे यहाँ आ पाता है। इसलिए हम थोरियम से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। थोरियम से यूरेनियम बनाते हुए फिर हम एनर्जी बनाएंगे। इस दिशा में भी भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और थोरियम के रिजर्व भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी तक हम उतना ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं कर पाए हैं कि उसको एकदम से इम्प्लीमेंट कर दें। उससे भी पहले हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन एनर्जी को, इसलिए हम हाइड्रोजन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और नीदरलैंड्स इसमें कितना आगे है हम सब देख रहे हैं, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, फिर साउथ कोरिया है जो इसमें आगे है, और जापान है, ठीक है। भारत जापान के साथ भी अच्छी अच्छी डील्स कर रहा है, आप देख रहे हैं। उसका कारण भी यही है। हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के आए थे, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हम आने वाले समय में लगभग डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन, 5 मिलियन मेट्रिक टन की हम हाइड्रोजन कैपेसिटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, नीदरलैंड्स और भारत दोनों मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हम हिस्सा बने हाइड्रोजन एनर्जी का। जी, भारत एनर्जी का एक तरीके से हिस्सा बनने जा रहा है जो दुनिया को एनर्जी देगा। इसमें नीदरलैंड्स हमारी मदद करेगा। नीदरलैंड्स इतना बड़ा देश नहीं है कि बड़े स्तर पर मास स्केलिंग इसकी कर सके, हम कर सकते हैं। वो हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है, हम बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और दुनिया को दे सकते हैं। तो इस ग्लोबल सप्लाई चेन को तैयार करने के लिए नीदरलैंड्स हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। और देखिए, alongside adding renewable energy capacity of about 125 gigawatt in India by 2030, 2030 तक भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी उसमें से 125 गीगावाट हम हाइड्रोजन से तैयार कर रहे होंगे। इसमें लगभग 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो कि 6 लाख जॉब्स तैयार करेगा, नौकरियां तैयार होंगी, ठीक है। बाकी अच्छी अच्छी बातें हैं, आप जान ही रहे हैं, मैं क्या इसको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूं। चैलेंजेस इसमें सबसे बड़ा ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल को अगर आपने ठीक से सील नहीं किया तो ऐसा धमाका करेगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह फटेगा, जो यूरेनियम के बॉम्ब से भी खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये आप जान रहे हैं। देखो, हाउएवर ऑल ऑफ द हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर्ड नाउ इज सो कॉल्ड ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। अभी तक कोयले से बना रहे हैं हम हाइड्रोजन फ्यूल, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले समय में हम सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से हाइड्रोजन फ्यूल बनाएं। ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए अभी तक जो बन रहा है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कह पा रहे हैं, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कह पा रहे हैं। हमें ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। बट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, इट स्प्लिट्स इनटू एलिमेंटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, एंड इफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर दिस पर्पस comes from a renewable source like wind or solar energy, then hydrogen thus produced is referred to as green hydrogen। सही है। हमें पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करानी होती है जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाए पानी। अभी तक इस इलेक्ट्रोलिसिस को कराने के लिए कोयले की एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे हाइड्रोजन बन तो रहा था पर उसे ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन कह रहे थे। लेकिन जब इसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से करोगे तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रयास चल रहा है। इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी मैंने सब कवर कर ही दिया है। हाँ, ये वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो 10 बड़े प्रोजेक्ट मैं बता रहा था, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत देश में चल रहे हैं। एक है धोलेरा, एक है मुंबई में, एक बेंगलोर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, उड़ीसा में है, कोलकाता में है, असम में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है। ये 10 जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सबके नाम लिखे हुए हैं। अब एक एक चीज़ का मैं बताऊं कि इसमें इतना पैसा लगा है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो ना आपको याद रहेगा और मज़ा भी नहीं आएगा। बस मोटा मोटा याद रखो कि 10 जगह काम चल रहा है, ठीक है। और इतना याद रखो कि 2030 तक हम 100 से 110 बिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर मार्केट बनने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी यूरोप क्यों इतना इंटरेस्टेड है हमारी मदद करने में? क्योंकि यूरोप को चाहिए चाइना के साथ एक और विकल्प। कल को चाइना बदमाशी दे तो उनके पास विकल्प रहे। हम क्यों इंटरेस्टेड हैं इनसे टेक्नोलॉजी लेने में? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है और हम बनना चाह रहे हैं आत्मनिर्भर। हमें ना बाहर से खाना मंगाना पड़े, जो हमारे पास सफिशिएंट अभी होता ही है। 2-4 चीज़ें मंगानी पड़ती है, जैसे कुकिंग ऑयल हम खुद भी पैदा करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी बाहर से मंगाना पड़ता है। कोशिश कर रहे हैं इसका ही विकल्प देखें। हमें ना पानी बाहर से मंगाना पड़े, जो हमारे पास नदियाँ हैं। हमें एनर्जी बाहर से न मंगानी पड़े, हमारे पास है। आप देखो सोलर एनर्जी, भारत में इतनी धूप पड़ती है कि सोलर एनर्जी से हम सबका काम चल सकता है। और जो सरकार हमको सब्सिडी देती है सोलर पैनल लगाने पे 1,08,000 की, उस सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए आज देश में कई घरों में सोलर पैनल लग रहे हैं, जो अपने आप में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। 500
गीगावाट तक हम पहुंचने की संभावना रख रहे हैं, बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। विंड एनर्जी कोस्टल एरियाज पर अच्छी खासी तैयार हो रही है। हाइड्रोजन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। थोरियम एनर्जी में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए एनर्जी में भी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उसके अलावा IT सेक्टर में, AI में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, इसलिए सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाया जा रहा है, मशीन्स को यहाँ पर लाया जा रहा है। उसके साथ ही सड़कों पर कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ें, उसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है। उसमें दिल्ली सरकार भी अगले साल से सब्सिडी दे रही है और उसमें कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्वालिटी को भी अच्छा किया जाए, जिससे लोगों को जो भी उसमें चैलेंजेस अभी देखने पड़ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएँ। इसके अलावा भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कपड़े बनाना हो गया, ज्वेलरी हो गई, सोना हो गया, इन सब में भी सरकार विकल्प देखते हुए आने वाले समय में सरकार का जो प्रयास मुझे लग रहा है, 5 साल में भारत को उस जगह पर ले जाके खड़ा कर दो जब दुनिया से भी कट ऑफ हो जाए, तब भी हमारी गाड़ी चलती रहे। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगले देश की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री जाएंगे स्वीडन में, तो उसको कवर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।